वो दौर याद है जब एक फिल्म डाउनलोड करने के लिए पूरी रात लग जाती थी। हम बिट टॉरेंट, यू टॉरेंट और ना जाने कौन से टॉरेंट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में टॉरेंट की पॉपुलैरिटी लगभग खत्म हो चुकी है। एक टाइम था जब 70% इंटरनेट ट्रैफिक टॉरेंट से आता था। आज ये नंबर घटकर मात्र 1% रह गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने टॉरेंट को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया? देखिए, टॉरेंट ने ट्रेडिशनल डाउनलोडिंग का जो सिस्टम था उसे एक नया रूप दिया था। जहां पहले किसी भी फाइल को सीधा सर्वर से डाउनलोड करना पड़ता था, वहीं टॉरेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसकी मदद से फाइल को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग सोर्सेज से डाउनलोड किया जा सकता था, जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड मिल जाती थी। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत फायदेमंद सिस्टम था, तो मैं आपको बता दूं ये जितना फायदेमंद था उतना ही खतरनाक और नुकसानदायक भी था। क्योंकि आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, टॉरेंट का यूज करते वक्त बहुत बार हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता था और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स टॉरेंट के सिस्टम के साथ थी, जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहां तक कि अमेरिका की एक कंपनी ने टॉरेंट जैसा सॉफ्टवेयर चलाने वाली एक कंपनी पर इतने रुपए का केस किया था जितना तो पूरी दुनिया की जीडीपी भी नहीं थी। अब दोस्तों उन्होंने वो केस जीता या नहीं जीता ये भी पता चलेगा आपको आज के वीडियो के अंदर। साथ ही टॉरेंट ने पायरेसी को बढ़ावा दिया, ये भी आप जानते होंगे। आमिर खान की दंगल पिक्चर भी पायरेसी का शिकार हुई थी। अब वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में टॉरेंट का इस्तेमाल किया है। अगर किया था तो कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करते थे। देखिए दोस्तों, हम इंसानों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। आज के टाइम में सब कुछ हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसलिए हम सॉन्ग्स, मूवीज, गेम ये सारी चीजों को डाउनलोड किया करते थे। अब अगर हम बात करें इंटरनेट के अर्ली एरा की, तो देखिए सबसे पहले डायल अप इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ करता था, जो कि बहुत स्लो होते थे और उनको चलाने के लिए टेलीफोन की लाइन लेनी पड़ती थी। आप में से कई सारे लोगों ने MTNL की लाइन ली होगी इंटरनेट चलाने के लिए। अब आप खुद जानते होंगे उस दौर में किसी भी फाइल को डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रॉडबैंड इंटरनेट मार्केट में आने लग गए और इसने इंटरनेट की स्पीड को 256 kbps से 1 Mbps तक पहुंचा दिया। पहले जहां इमेजेस और दूसरे कंटेंट को लोड होने में मिनट्स लगते थे, अब वो सेकंड्स में होने लग गए। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, हमारा लालच भी बढ़ने लग गया। हमें फ्री में सॉन्ग्स, मूवीज, गेम्स और सॉफ्टवेयर ये सब चाहिए था। इसलिए ऐसी कंपनीज आने लग गई जो गलत प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती थी। जैसे सबसे पहले तो 1999 में नेपस्टर नाम की एक कंपनी आई थी, जिसके सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्री में म्यूजिक डाउनलोड किया जा सकता था और इनके जो सर्वर्स थे वो सेंट्रलाइज थे। उसके बाद में 2000 में लाइमवायर नाम की एक कंपनी आई जो जी न्यूटेला प्रोटोकॉल पे काम करती थी। ये जो प्रोटोकॉल था वो तो डिसेंट्रलाइज था, लेकिन लाइमवायर के सॉफ्टवेयर का जो कंट्रोल था वो सेंट्रलाइज था। अब दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूं ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। फिर 2001 में ब्रैम कोएम नाम के एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर ने BitTorrent नाम के P2P प्रोटोकॉल को बनाया। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज था। BitTorrent एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता था जिसकी मदद से कोई भी किसी भी फाइल को इंटरनेट के थ्रू इजीली डाउनलोड कर सकता था। देखिए दोस्तों, आमतौर पर हम जब भी किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल एक सिंगल सर्वर से डाउनलोड होती है, जिसमें टाइम भी लगता है और सर्वर पर लोड भी आता है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BitTorrent प्रोटोकॉल को बनाया गया था और इसकी मदद से फाइल को मल्टीपल लोकेशन से छोटे छोटे टुकड़ों में डाउनलोड करवाया जा सकता था। मतलब दोस्तों, जब हम कोई फाइल BitTorrent के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली सर्वर से डाउनलोड नहीं होती, बल्कि कई सारे कंप्यूटर से डाउनलोड होती है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होगा। सबसे पहला है सीडर्स और दूसरा है लीचर्स। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, सीडर्स वो होते हैं जिनके पास उनके सिस्टम में फाइल होती है और वो फाइल वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। अब हो सकता है वो फाइल पहले से उनके पास थी या फिर उन्होंने टॉरेंट नेटवर्क के थ्रू ही डाउनलोड किया हो। अब दोस्तों अगर हम बात करें लीचर्स की, तो लीचर्स उन्हें कहा जाता है जो फाइल को टॉरेंट के थ्रू डाउनलोड करते हैं लेकिन वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि BitTorrent भी एक सॉफ्टवेयर है, यूटॉरेंट भी एक सॉफ्टवेयर है और इसी प्रकार के और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे ये टॉरेंट क्या होता है। तो देखिए, टॉरेंट एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे .png है, .mpeg है, .mp4 है, उसी प्रकार BitTorrent प्रोटोकॉल पे काम करने के लिए .torrent फाइल की जरूरत पड़ती है। ये फाइल सॉफ्टवेयर को ये बताती है कि जो भी चीज की रिक्वेस्ट की जा रही है उसकी एक्चुअल फाइल के हिस्से कहां पे अवेलेबल है और उनको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। सो आप यूं समझ लीजिए, इस प्रोटोकॉल को ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे किसी भी फाइल को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में हाई स्पीड में डाउनलोड किया जा सके। देखिए दोस्तों, BitTorrent की वजह से कंटेंट शेयरिंग बहुत ही आसान बन गई। मान लीजिए आपके पास कोई म्यूजिक एल्बम है और आप उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे .torrent में कन्वर्ट करके आसानी से शेयर किया जा सकता है। सो लोगों ने मूवी, सॉन्ग, गेम, सॉफ्टवेयर ये सब को डाउनलोड करने के लिए BitTorrent का सहारा लेना शुरू कर दिया। देखते देखते P2P नेटवर्क पे काम करने वाली कई सारी कंपनीज मार्केट में आ गई थी। अब ये जो P2P नेटवर्क था बहुत ही कम टाइम में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया, जिससे पायरेसी को भी बढ़ावा मिलने लगा।
जिसकी वजह से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को भारी नुकसान होने लगा। पूरी दुनिया को उस वक्त 265 बिलियन डॉलर्स यानी कि आज के लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अकेले अमेरिका को 19,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। सो दोस्तों, कई सारी मीडिया कंपनीज ने P2P नेटवर्क पे काम करने वाली जो कंपनीज थी उन पे कानूनी दबाव बनाना शुरू कर दिया। RIAA यानी कि रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका नाम की एक मीडिया कंपनी ने नेपस्टर पे कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया। फिर नेपस्टर को साल 2001 में अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी और साल 2002 में उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। नेपस्टर के बाद में लाइमवायर और BitTorrent जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसके बाद में RIAA ने लाइमवायर पर 2006 में $75 ट्रिलियन यानी कि आज के 6,300 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का केस फाइल किया था, जो कि उस वक्त की पूरी दुनिया की जीडी से भी बहुत ज्यादा था। सो कोर्ट ने भी इस अमाउंट को बहुत ज्यादा बताया, लेकिन लास्ट में लाइमवायर को $105 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और फिर 2010 में लाइमवायर को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, BitTorrent चलता रहा और आज भी चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पूरा जो खेल था वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का था। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेपस्टर सेंट्रलाइज तरीके से रन किया करती थी और लाइमवायर का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल था वो भी सेंट्रलाइज था, इसलिए इनके ऊपर केस फाइल किया जा सका। लेकिन जो BitTorrent था वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज था। जो भी फाइल शेयर होती थी वो किसी एक सर्वर से नहीं होती थी, बल्कि अलग अलग कंप्यूटर से होती थी। तो केस करते भी तो किस पे करते, इसलिए दोस्तों ये आज तक बचा हुआ है। सो दोस्तों, इतनी सारी लड़ाइयों के बावजूद भी P2P नेटवर्क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब टॉरेंट पॉइजनिंग जैसा एक नया तरीका खोजा गया। अब ये टॉरेंट पॉइजनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ। इसको आप जहर मत समझना, बल्कि ये टॉरेंट नेटवर्क को खत्म करने का एक तरीका था। देखिए, जो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से P2P नेटवर्क का काम करने वाले प्लेटफॉर्म थे, उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी। देखिए, जो भी मीडिया कंपनीज थी और आर्टिस्ट थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसा काम किया था, क्योंकि इन P2P नेटवर्क्स की वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा, जब कोई नेटवर्क से खराब फाइल को डाउनलोड करेगा तो उनका डेटा और उनका सिस्टम खराब हो जाएगा, उसके बाद में वो टॉरेंट को यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तरीका कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप खुद जानते हैं, जहां चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, लोग वायरस से भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर कहानी का अंत जरूर होता है। साल 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू कर दी, जो कि BitTorrent के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जिस चीज के लिए लोग BitTorrent को यूज करते थे, अब वो बिना एफर्ट के नेटफ्लिक्स पे मिल रही थी। तो कोई क्यों ही BitTorrent से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में वायरस लाने का रिस्क लेता, और साथ ही साथ में डाउनलोड करने से स्पेस भी वेस्ट होती थी और टाइम भी वेस्ट होता था। इसलिए धीरे धीरे BitTorrent की पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2010 आते आते टॉरेंट का इस्तेमाल अपने आप कम होने लग गया और P2P नेटवर्क का जो ट्रैफिक था उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। साल 2011 तक अमेरिका में P2P ट्रैफिक 19% था, जो कि 2013 आते आते घटकर 7.39% हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, नेटफ्लिक्स के अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे जहां बिना एफर्ट की चीजें मिल रही थी, जैसे कि YouTube, Spotify और भी दूसरे स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स ने यूजर्स को ना सिर्फ लीगल एक्सेस दिया, बल्कि ये सारे के सारे सिंपल टू यूज थे। अब धीरे धीरे P2P नेटवर्क के लिए टाइम काफी चैलेंजिंग होने लग गया। साल 2015 आते आते P2P का जो ट्रैफिक था वो मात्र 3% रह गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, लोगों ने टॉरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करना बंद किया था, लेकिन पायरेसी कम नहीं हुई थी, क्योंकि इलीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आ चुके थे। जैसे कि आप खुद जानते होंगे, इंडिया में एक प्लेटफॉर्म था थोप टीवी नाम से, जिसके फाउंडर को गिरफ्तार कर दिया गया था। सो आप यूं कह सकते हैं कि लीगल और इलीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से टॉरेंट को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। और इसका सिग्नल तब मिला जब साल 2017 में एक पॉपुलर शो ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक को हैकर्स ने लीक कर दिया था और टॉरेंट नेटवर्क के जरिए उस शो के लीगल रिलीज से पहले ही उसका पायरेटेड वर्जन अवेलेबल करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, इस लीक के बावजूद भी शो के कमर्शियल परफॉर्मेंस पे कुछ खास असर नहीं पड़ा, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि टॉरेंट का जो ट्रेंड है वो अब खत्म हो चुका है। वैसे दोस्तों, साल 2021 में इलीगल स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे जाने के मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पे था। उस दौरान कोविड के कारण पायरेटेड कंटेंट की मांग काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी और फिल्म पायरेसी में 62% की बढ़ोतरी देखी गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग तब घरों में बंद थे और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे दोस्तों, पायरेसी बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण है हमारा लालच। हम फ्री में कंटेंट देखना चाहते हैं, जिसके लिए किसी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं। और दूसरा है टेक्नोलॉजी। देखिए, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पायरेटेड कंटेंट होता है वो काफी एक्सेसिबल हो जाता है। ये पूरी केस स्टडी में आप समझ ही गए होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे जो क्रिएटर्स होते हैं उनको फाइनेंशियली, पर्सनली, मेंटली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब बात कर लेते हैं आमिर खान के बारे में। देखिए, उनकी जो दंगल फिल्म थी वो ऑनलाइन लीक हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने पायरेसी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। अब देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ।
2016 में आई थी दंगल फिल्म। उसके रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद दुबई के रहने वाला एक आदमी था हाशमी आहा, उसने पूरी फिल्म को फेसबुक के ऊपर लीक कर दिया। मगर उसके बाद में वो जो वीडियो था उसको रिपोर्ट किया गया और फिर उस वीडियो को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। वैसे इससे पहले भी सुल्तान, उड़ता पंजाब जैसी कई सारी मूवीज है जो रिलीज होने से पहले ही पायरेसी का शिकार हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल पायरेसी के कारण इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। यानी कि आज भी इलीगल तौर पे पायरेसी चल ही रही है। पहले लोग टॉरेंट का इस्तेमाल करते थे, अब इलीगल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।